जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे सामने हैं और बच्चे जो हैं इन्हीं मारूजियों की वजह से ही परेशान रहते हैं, क्योंकि मारूजियों में जो है कोई भी चॉइस या सिलेक्शन नहीं होती। इसी वजह से अगर एक मारूजी भी गलत हो जाए तो नंबर जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्रॉप हो जाता है, पूरे नंबर के आने के चांसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इंजाइम हैं वो कीमियाई तौर पर क्या होते हैं, आप जानते हो वो प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह इंजाइम जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ इमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इन कैटालिटिक एक्टिविटी जो इंजाइम की है, जो इंजाइम के मालिक्यूल्स का छोटा हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसी तरह अगर हम बात करें कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, जो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच होता है, उस नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम है कोफैक्टर। डिटैचेबल मेटाबॉलिक आयन जो हैं, जो कोफैक्टर का किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एक्टिवेटर का। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवैलेंटली बॉन्डेड है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच होता है तो वो क्या होता है, कोएंजाइम होता है। इसी तरह केमिकली विटामिन जो हैं वो क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, क्योंकि कोएंजाइम के अंदर विटामिन रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसी तरह अगर हम बात करें कि वो एंजाइम जहाँ से प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर लिया जाए, दरअसल वो क्या होते हैं, एपो एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, वो कहाँ पे मौजूद होंगे, राइबोसोम के अंदर। इसी तरह वो एंजाइम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह अगर हम बात करें कि वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन दरअसल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मतलब कि ये पावरफुल एंजाइम है जो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को। इसी तरह एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, किस चीज़ की होगी, रिएक्शन की, क्योंकि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे तो रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। इसी तरह एंजाइम जो है वो हमेशा क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब जो एंजाइम के काम करने का मैकेनिज्म है उसको हम दूसरा नाम देते हैं कैटालाइसिस का। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट में, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सबस्ट्रेट का। मतलब कि रिएक्टेंट्स क्या कहलाते हैं, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। अब जो चार्ज और शेप जहन में रखना है, एक्टिव साइट की चार्ज और शेप जो है वो क्या होती है, किस चीज़ की मदद से बनी होती है, इमाइनो एसिड्स की मदद से। चार्ज और शेप, इसका जवाब शेप है। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एंजाइम्स हैव, एंजाइम के पास सिमेट्री, मतलब इनके पास कैसी साख्त होती है, ग्लोबुलर साख्त होती है, गोल होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि एक्टिव साइट के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरा जो है वो हमेशा आप जानते हो वो क्या है, कैटालिटिक साइट है। इसी तरह अगर हम अगली मारूजी देखें कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स एक्टिवेट कर देता है किस चीज़ को, बाइंडिंग साइट नहीं, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हमेशा कहाँ पे बनता है, एक्टिव साइट पे। और जब एक्टिव साइट पे ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है तो वो एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है कैटालिटिक साइट को, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि एंजाइम को कैसा मीडियम चाहिए, एक्वेटिक मीडियम चाहिए कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, ये भी मारूजी है। लॉक एंड की मॉडल को कब पेश किया गया, 1890 में। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को कब पेश किया गया, 1959 के अंदर। इंक्रीज इन एंजाइम, एंजाइम की मिकदार में जब आप इजाफा करते हो, एंजाइम की तादाद बढ़ रही है तो नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स भी बढ़ रही हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स की मिकदार भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि एंजाइम बढ़ते जाएंगे तो रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जाएंगे। इसी वजह से इसका जवाब जो है वो ऑल है, मतलब सारे ही ठीक हैं। इसी तरह एंजाइम और हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम जो हैं वो साख्त के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, नेचर के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि इनमें से कौन सा इनहिबिटर्स नहीं है, साइनाइड्स इनहिबिटर्स हैं, एंटीबायोटिक्स भी इनहिबिटर्स हैं, ड्रग्स भी क्या हैं, इनहिबिटर्स हैं, लेकिन हार्मोन्स जो हैं वो इनहिबिटर्स नहीं हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि एंजाइम किस के लिए सेंसिटिव होते हैं, हमेशा जहन में रखेंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि पीएच के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के लिए भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के लिए भी सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से इसका जो जवाब है, राइट ऑप्शन क्या है, वो है ऑल। इसी तरह अगर हम देखें कि कोएंजाइम आर क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स, हमेशा जहन में रखोगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट मारूजी है कि
कोएंजाइम जो हैं वो रिलेट करते हैं विटामिन से, क्योंकि विटामिन ही रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते थे कोएंजाइम को बनाने के लिए। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग और रॉ मटेरियल, फिर से वही मारूजी आ गई कि कोएंजाइम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है, विटामिन। इसी तरह अगर हम देखें कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक साख्त साख्त है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वीक लिंकेज बनाते हैं किस चीज़ के साथ, एंजाइम के साथ। दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, तो आप जानते हैं वो कौन सी है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं किस चीज़ का, सुक्सिनिक एसिड का। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो मिलोनिक एसिड है ये ही कम्पिटिटिव इनहिबिटर है किस चीज़ का, सुक्सिनिक एसिड का। इसके बाद अगर हम देखें कि सुक्सिनिक एसिड जब एंजाइम के साथ अटैच होता है, मतलब कि जब सुक्सिनिक एसिड से प्रोडक्ट बनते हैं तो वहाँ पे कौन सी चीज़ बनती है, फ्यूमेरिक एसिड। इंतहाई अहम मारूजी है। तो ये मारूजियाँ जो हैं इंतहाई अहम हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह यहाँ से याद करोगे तो इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।